वेलकम फ्रेंड आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम फाइनेंशियल और उसके रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कहां कहां से हमें फाइनेंस मिल सकता है। तो हम क्या है कि सबसे पहले मीनिंग करते हैं। तो इसमें बताया कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है। बिजनेस और फाइनेंस क्या है, दो अलग अलग टर्म है। बिजनेस का मतलब कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ काम किया जाए, उसको बिजनेस कहा गया है। ठीक है, जो एक्टिविटी है, जो किसके लिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसको बिजनेस कहा, जिसमें प्रॉफिट हम क्या करते हैं, अर्न करते हैं। बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस क्या है, एक तरह का ब्लड का काम करता है हमारे बिजनेस के अंदर। जब भी हम क्या है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम वहाँ से फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट करें। तो इसमें यही कहा गया। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब यहाँ क्या है, रेजिंग फंड, कि फंड कहाँ से रेज किया जाए। अगर हम रेज करेंगे जब भी तो हम अपनी जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसमें यही है कि जो बिज़नेस फाइनेंस है उसका मेन मोटिव क्या है, फाइनेंस को रेज करना, इकट्ठा करना। जैसे ही फाइनेंस रेज हो जाएगा उसके बाद उसको क्या करना है, अलग अलग जो हमारे मटेरियल हैं या जो भी हम काम करते हैं उसमें उसको अलोकेट किया जाएगा। अब बात करें सेकंड, तो इसके स्कोप की। तो जो हमारा बिजनेस फाइनेंस है कि कहाँ कहाँ उसके स्कोप हैं, कहाँ कहाँ में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ती है, पैसे की। अगर हम पैसे नहीं है हमारे पास तो हम कैसे बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या है, सबसे पहले बिज़नेस के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड, इकोनॉमिकल साइकिल। हमें पता है कि क्राइसिस आते रहते हैं, कभी बूम कभी रिसेशन। इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं होगा तो हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस को इस तरह मैनेज करना पड़ेगा कि किसी भी सिचुएशन के लिए क्या है, हम इजीली फाइनेंस को ला के इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद है ग्रोथ। अगर आप क्या कर रहे हैं, अपनी बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये तो है नहीं कि हमने सोचा कि ग्रोथ हो जाए और हो गई, ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, फाइनेंस लगाना पड़ेगा। इसमें यही है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही तो आपको रिटर्न होगा, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें यही है कि आप फाइनेंस लगाएं ग्रोथ के लिए। तो उसके अलावा है पेमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट की पेमेंट भी करनी है। अब कुछ डेप्ट क्या है, शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाएगा तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम पेमेंट करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो फाइनेंस रिसोर्सेज क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे कि डेप्ट की क्या करें, हम पेमेंट कर दें टाइम के टाइम। इसके साथ साथ वही अवेलिंग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। जैसे आज के टाइम में देखें तो क्या है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बंद हो गई हैं। तो हमें इसमें क्या है, फाइनेंस की अगर उनको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं है। तो छोटी कंपनियां वो ज़्यादातर इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि फाइनेंस की उसके पास क्या है, उनको ज़रूरत है लेकिन उनके पास फाइनेंस नहीं है। क्योंकि इस टाइम जो पैंडेमिक के टाइम है उनके लिए क्या है, डिफ़िकल्ट हो रहा है फाइनेंस को इकट्ठा कर पाना। इसी वजह से क्या है, वो अपने जो बिज़नेस है उनको बंद कर रही हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, फाइनेंस को कलेक्ट करते हैं, ताकि क्या करें, उसको इस्तेमाल कर पाए बिजनेस के रूप में। तो हम सबसे पहले दो कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट में क्या है कि जो फंड है वो कंपनी का खुद का है, जैसे शेयर होल्डर का हो सकता है या जो उसके पार्टनर हैं उनका जो पेमेंट है उससे आप क्या ले रहे हो, लोन रिटेन अर्निंग कर रहे हो, तो उनको खुद ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, एक तरह का इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट मतलब खुद के फंड की हम क्या कर रहे हैं, कुछ कॉस्ट लगा रहे हैं। एक्सप्लिसिट मतलब जो बाहर हमें पेमेंट करनी होती है। तो सबसे पहले रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग क्या है कि जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो उसका जो हिस्सा हम शेयर होल्डर को ना देकर अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं कि जो फ्यूचर है उसमें उसको क्या लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे और ज़्यादा क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसमें क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो इसमें ये कहा है कि जो
हमारा रिटेन अर्निंग है वो क्या है, एक तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड पोर्शन है प्रॉफिट का, जो हम क्या करते हैं शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इसको हम क्या करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, ताकि क्या करें, आज से ज़्यादा क्या कमा पाएँ, प्रॉफिट कमा पाए। तो इसका मेन मोटिव हमारा क्या रहता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इसके बाद बात करें कि कैसे हम रिटेन अर्निंग निकालते हैं, तो करंट की रिटेन अर्निंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर में हमने रिटेन अर्निंग करी है उसमें हमें अपनी नेट इनकम, अगर प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ो, लॉस हुआ है तो माइनस कर दो। उसके बाद इसमें से क्या किया जाएगा, डिविडेंड को घटा दिया जाएगा, वो डिविडेंड जो आप पे कर चुके हैं शेयर होल्डर को। तो सिंपल है कि आज का अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, करंट में रिटेन अर्निंग निकालना चाहते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर में आपके रिटेन अर्निंग आपने की है, जो आपने पिछले साल कमाया, जो इनिशियल या बिगिनिंग बोलते हैं जिनको, उसमें आप क्या करें, प्रॉफिट है जोड़ दीजिए, लॉसेज हैं घटा दीजिए, उसके बाद क्या घटाएं, उसमें से डिविडेंड घटाएं, तो आज की आपकी क्या निकल जाएगी, करंट की रिटेन अर्निंग निकल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि जो रिटेन अर्निंग है उसको कहाँ शो किया जाता है, तो ये क्या है, रिटेन अर्निंग कुछ नहीं है, वो है प्रॉफिट का हिस्सा जो हमने शेयर होल्डर को नहीं दिया। तो शेयर होल्डर को नहीं दिया तो क्या है, इसमें शेयर होल्डर का ही क्या है, ये शेयर होल्डर को पे किया जाता है। इसी वजह से क्या है, इसको बैलेंस शीट में शेयर होल्डर के साइड दिखाया जाता है, जहाँ शेयर होल्डर रखे जाते हैं। इसके साथ साथ एक होती है नेगेटिव रिटेन अर्निंग। नेगेटिव रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, आपने पेमेंट ज़्यादा कर दी, और इस साल आपने पेमेंट ज़्यादा कर दी है तो पिछले वाली क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव रिटेन अर्निंग। इसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी एंड में आपने देखा कि जो आपकी प्रॉफिट है वो क्या है, नेगेटिव चला गया, यानी कि नेगेटिव इनकम हुई है, आपको कुछ आपने कमाया नहीं, आपको लॉस हुआ है, तो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये है, जब आपको लॉस हो जाता है तो उस टाइम में जब आप लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद जो लॉस है वो आपको कहाँ डालना पड़ता है, रिटेन में डालना पड़ता है। आपने पिछले साल से जो पेमेंट जो रिटेन किया उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, तो वही है, जो रिटेन आपने किया था उसमें से आप जब हटा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस। लॉस का मतलब क्या है, जब जो करंट की रिटेन अर्निंग है वो कम हो हमारी किससे, प्रीवियस वाली से, ये लगाओ प्रीवियस वाली रिटेन अर्निंग से कम हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सेकंड हमारा आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट भी क्या है, एक तरह की मतलब ये लगा कर चलो शॉर्ट टर्म लोन की तरह काम करता है। ट्रेड क्रेडिट क्या है, उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो कई सालों से एक सेलर के पास या सप्लायर के पास से रेगुलर क्या कर रहा है, इनकम अर्न कर, या रेगुलर क्या मंगा रहा है, सप्लाई करवा रहा है, उसको दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। आप शॉर्ट टर्म में क्या लेते हो, एक तरह से माल उधार लेते हो, पेमेंट उधार नहीं लेते, यानी कि पैसे वगैरह उधार नहीं होते। इसमें क्या होता है, सिर्फ माल उधार लेते हैं आप कुछ समय के लिए। तो इसमें ये बताया कि एक तरह का B2B एग्रीमेंट होता है बिजनेस से बिजनेस, यानी कि जो आपका सप्लायर है उससे आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या है पेमेंट फ्यूचर की डेट में करेंगे और आपको क्या है गुड अभी चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, आप परचेज कर लेते हैं गुड, और जो पेमेंट है वो बाद में करते हैं। तो इसमें ये शेड्यूल डेट का मतलब यहाँ क्या, बाद की डेट में, फ्यूचर डेट में देते हैं। और जो क्रेडिट है वो अलग अलग डेट का हो सकता है, आप 30 दिनों के लिए कर सकते हैं, 60 दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि 1 साल से कम। इसके बाद इसको क्या कहा गया है, कमर्शियल फाइनेंस का टाइप बताया गया है। इसके साथ साथ ये क्या एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है, लेकिन लोन में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, यहाँ हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। इसी वजह से क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और आपको क्या है फास्टली रिटर्न मिल जाए, मतलब वो मिल जाएगा लोन टाइप का, जो आपको क्या है शॉर्ट टर्म में आपको पे करना होगा। इसमें भी आपको क्या है, जो हमारे BR हैं वो आपको दिए जाते हैं, BR या प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट और BR एक तरह का क्या होता है, ये लगा लो कागज़ के रूप में स्लिप होती है, जिसमें क्या होता है, आपको ये प्रॉमिस करता है बायर कि फ्यूचर की डेट पर जो टर्म कंडीशन आपको दिखाई गई है उस पर क्या दिया जाएगा, आपको पेमेंट कर दिया जाएगा।
अब आते हैं पब्लिक डिपॉजिट के बारे में। तो पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या है, आप डायरेक्ट पब्लिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है, और वो पब्लिक क्या देती है आपको, अपनी जो उन्होंने सेविंग किया वो आपको इस्तेमाल करने के लिए देती है। तो जो ये सेविंग आपको इस्तेमाल करने के लिए दे रही है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ उनके जो पेमेंट है करनी पड़ेगी। जैसे पेमेंट क्या होगी, इंटरेस्ट के रूप में। वो आपको इसलिए पेमेंट मतलब अपने जो सेविंग है इसलिए इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं क्योंकि आपने क्या दिया है, उसको ज़्यादा ऑफर किया है, यानी कि जो रिटर्न है उसको ज़्यादा देने का प्रॉमिस किया है, बैंक रेट से ज़्यादा ऑफर किया। तो इसमें यही है कि आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जाते हैं पब्लिक के पास और फंड को रेज करते हैं। लेकिन ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है इसके अंदर। तो इसमें यही बताया कि जो आप रेट हैं ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, वो क्या होते हैं, हायर होते हैं हमारे किससे, बैंक रेट से। इसके साथ साथ ये क्या है, मीडियम टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। इसमें एक डीमेरिट ये रहती है कि जो नई कंपनियां हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है कि वो फंड को रेज नहीं कर पाती, क्योंकि जब आप किसी को जानते नहीं, ऐसे थोड़ी आप किसी को जानते नहीं, उसको 1 लाख 2 लाख रुपए अपनी सेविंग जो आपने इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया है वो ऐसे ही उठा के दे दोगे, नहीं दे सकते। तो उसके लिए क्या है, जो नई फर्म है उनके लिए डिफ़िकल्ट रहती है, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो यहाँ पब्लिक डिपॉजिट से अर्न कर पाएँ, पैसे ले पाएँ। इसके बाद बात करते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब क्या है, एक फर्म दूसरी फर्म से लोन ले ले, जिसमें क्या है, एक फर्म दूसरी फर्म से क्या ले रही है, लोन ले रही है। जो एक फर्म जो लोन दे रही है उसके पास इतनी ज़्यादा प्रॉफिट है कि उसकी तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, उसके पास कुछ सरप्लस भी बचे हुए हैं, तो उस सरप्लस को वो कहीं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है। तो उसको क्या कहा गया है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो इसमें ये कहा है एक तरह का क्या है, अनसिक्योर रहता है, अनसिक्योर है बोरोइंग। और इसके साथ साथ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको लेते हैं, जो ये कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड की जाती हैं हमारी कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लगाओ कोऑपरेटिव जो हमारी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, अपने सरप्लस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे की जो हमारी कंपनियां हैं या बिजनेस हैं उनको लोन देने के लिए अपने सरप्लस का यूज़ करती हैं। और क्यों करती हैं, वो इसलिए करती हैं कि कुछ ना कुछ तो मिले उनको। ऐसे अगर मान लो उनका जो क्या नाम है उसका, ये पड़ा रहेगा जो फंड, तो उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल तो है नहीं, लॉस ही होगा उनको आने वाले फ्यूचर में। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मनी खुद अर्न नहीं करती, जब हम इसको इन्वेस्ट करते हैं तो अर्निंग होती है। तो इसमें यही है कि अर्निंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें यही है। और इसके अलावा ये बताया गया कि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वाला कौन सा, 90 डेज़ वाला रखा जाता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डर की, शेयर्स यानी कि अब शेयर्स भी क्या है, एक तरह के हमारे एक तरह का फाइनेंशियल रिसोर्स है जहाँ से हम क्या करते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं। अब पैसे कलेक्ट कर रहे हैं तो शेयर्स का मतलब क्या है, ऑनर, डायरेक्ट मतलब तो यही है, जो कंपनी का ओनर होगा उसके पास शेयर्स होंगे। तो इसमें यही बताया कि जो हमारी ओनरशिप है कंपनी की, जहाँ से हम क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, उसको बताया गया है शेयर्स का पार्ट। तो इसमें यही बताया जितने भी कंपनी हैं उसको हम क्या करते हैं, एक तरह से ये लगा लो कि जितनी भी उसके असेट्स हैं हम उनको उनमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, जो शेयर होल्डर, उनका सभी का क्या होता है, इक्वल राइट होता है। इसके साथ साथ जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, डिविडेंड लेने का अधिकार होता है। इसके साथ साथ अगर वो कोई चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया, तो इसमें मेनली बताया नहीं गया कि 2 तरह के मेनली होते हैं हमारे शेयर्स, पहला प्रेफरेंस शेयर होता है और दूसरा हमारा इक्विटी शेयर होता है। इक्विटी शेयर क्या है, वो शेयर जो क्या है बाद में पेमेंट लेता है, सबकी पेमेंट कर दी उसके बाद मेरे को देना, कोई बात नहीं, मैं आराम से रहूँगा यहाँ पे। तो इसमें यही बताया कि जो शेयर्स हैं, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं, उनके पास कुछ 2 राइट होते हैं, यानी कि ये लगा के चलो कि इक्विटी से ज़्यादा राइट लेके चलता है सारे। इसमें 2 राइट, इसका पहला राइट ये है कि अगर उसने ये कहा प्रेफरेंस शेयर वालों ने कि भाई तू कितना भी कमा, हमें कोई मैटर नहीं है, सबसे पहले पेमेंट क्या कर, हमारी कर, इक्विटी से पहले क्या कर, पेमेंट हमारी कर। दूसरा,
अगर तेरी कंपनी बंद हो ना तो सबसे पहले पेमेंट भी किसकी करी हो, हमारी करी हो, इक्विटी से पहले। तो इसमें ये 2 राइट हैं वो प्रेफरेंस शेयर को दिए जाते हैं। और जो हमारे इक्विटी वाले हैं वो ऐसे हैं, मिले तो चंगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो इसमें ये। अब आते हैं डिबेंचर की बात करते हैं। तो डिबेंचर भी क्या है, एक तरह से ये लगा कर चलें कि हमारे कागज है एक तरह का, जो क्या है कंपनी इशू करती है, अपनी सील लगा कर देगी और ये कहेगी कि हाँ हमें क्या है, पैसे की ज़रूरत है। और इस पर क्या है, वो जो हमारे इंटरेस्ट रेट है ना वो फिक्स रहती है। ये लगा के चलो फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है इसके अंदर। और डिबेंचर्स हैं एक, तो इसमें ये बताया गया है कि जो डिबेंचर हैं, हमने पढ़ा है कि डिबेंचर क्या है, एक सील के अंदर इशू किए जाते हैं सर्टेन मनी के लिए, सर्टेन टाइम के लिए, और हम क्या देते हैं, फिक्स रेट से उनको इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ कि ये जो है डिबेंचर वो सिक्योर नहीं होते किसी फिजिकल असेट्स पे। मतलब ये लगा के चलो कि जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं तो किसी भी असेट्स को उसके बंधन में नहीं रखते। बंधन मतलब कि एक्वायर करके नहीं रखवाते उसके बीच, मतलब कि अगर तूने पेमेंट नहीं की तो इसको ले जाना या और किसी तरीके से। और इसके साथ साथ क्या है, ये है ना जो उनको किए जाते हैं, ये हमारी क्रेडिट वर्थनेस को बढ़ाते हैं, क्रेडिट वर्थनेस को बढ़ाते हैं। और रेपुटेड, जितनी रेपुटेड हमारी क्या होगी बिजनेस की एंटिटी होगी, उतने ज़्यादा डिबेंचर लॉन्च किए जाएंगे। और जो हमारे डिबेंचर हैं वो क्या है, इजीली आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ले पाते हैं। देखो जितने भी हमने रिसोर्सेज पढ़े हैं, रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ तो क्या है, कमियां भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। तो हमें है ना अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो क्या है जिसमें डिबेंचर कितनी मात्रा में लिया जाए। तो हमें ऑप्टिमम लेवल देखना होता है। ऐसे भी नहीं कि हमने बहुत सारे फंड उठाए, इकट्ठा कर लिया और वो फंड हमारे पास पड़े रहे। अगर वो हमारे पास पड़े रहेंगे तो हमें लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हमें पेमेंट तो टाइम पे टाइम करनी पड़ेगी। मान लो आपको 1 लाख की ज़रूरत थी डिबेंचर की या किसी भी फंड की, आप 2 लाख इकट्ठा करके ले आए। अब आप 2 लाख इकट्ठा लेके आए हो तो उसकी आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, चाहे इंटरेस्ट के रूप में करो या डिविडेंड के रूप में, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। जो आप पेमेंट करोगे वो आपका बर्डन ही तो क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि बिजनेस में रिसोर्सेज जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा रिसोर्स सेलेक्ट करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे नहीं कि हमें फ्री में मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट रेट कम है तो बल्क में उठा के लिया, चाहे उसका काम हमें ज़रूरत हमें उसकी हो या ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी हमारे फाइनेंस जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह इस्तेमाल करो कि ऑप्टिमम लेवल तक हमारा बिजनेस क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। और बात करें डिबेंचर की, तो डिबेंचर भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे हमारा रिडीमेबल हो गया, इरिडीमेबल हो गया, और ये अलग अलग तरह के हैं। तो हमें बस यही पढ़ना है अभी तक तो डिबेंचर होते क्या हैं। और हाँ, वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात कर रही थी। तो इम्प्लिसिट में क्या क्या आएंगे हमारे, रिटेन अर्निंग लगा के चलो। इम्प्लिसिट में क्या आएगी, सिर्फ हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर रिटेन अर्निंग आएगी। ठीक है, रिटेन अर्निंग है वो इम्प्लिसिट में है। एक्सप्लिसिट में कौन कौन से आएंगी, बाकी जो डिबेंचर हुए जो हमारे या फिर हमारे शेयर होल्डर्स हुए जिनको हम शेयर की पेमेंट कर रहे हैं, जितने भी पेमेंट कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पे तो क्या करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।